नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस गंगा पे। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था परागण। परागण होता क्या है, स्वपरागण, परपरागण, सजात पुष्पी परागण, लाभ हानि, ये सब देख चुके थे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज जो हम मेन हमारा रहेगा वो रहेगा परागण के अभिकर्मक। अभिकर्मक यानी कि जो परागण कराते हैं। जैसे दो अभिकर्मक होते हैं, एक होता है जैविक आपका, एक होता है अजैविक अभिकर्मक। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और साथ ही कुछ क्वेश्चन लाए हुआ हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है, उन्हें भी करना है। कुछ आप करिएगा, कुछ मैं करूँगा, जैसे हमने पिछले लेक्चरों में किया है। आज भी 10 क्वेश्चन हैं जिनमें से कुछ मैं करा दूँगा और कुछ आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हमने अभी देखा कि अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक कौन सा था आपका, जैविक, एक अजैविक। तो जैविक यानी कि जैविक को अभिकर्मक को देखते हैं। इसमें क्या है, परागण की सफलता के अधिक अवसर होते हैं। जैविक में बायोटिक आता है, यानी कि जैव अभिकर्मक, जैसे हो गया कीट, पक्षी, जितने भी जैविक जीव हैं वो किस में आएंगे, जैविक अभिकर्मक में, ये याद रखना। अजैविक में जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये किस में आएंगे, अजैविक में। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो अपना सेकंड पॉइंट इसमें का देखते हैं, कम संख्या में परागण की आवश्यकता होती है। जैविक अभिकर्मक में क्या होता है, परागण की मतलब जो परागकण होती हैं उनकी आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। और यह एक सामान्य प्रकार का है, इसमें कोई साइंस नहीं लगता, या मतलब कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, यह बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। क्या है, बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया। अब देखते हैं अपना अजैविक अभिकर्मक। अजैविक अभिकर्मक क्या है, पहले तो परागण की सफलता के कम अवसर रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, हवा द्वारा हो रहा है, पानी द्वारा हो रहा है, तो इसमें सफलता के तो कम अवसर होंगे ही। अब हवा द्वारा कब उड़ के जा रहा है, हवा से उड़ते उड़ते उसके परागकण की जो जीवन काल है वो ख़त्म हो जा रही है, या किसी दूसरी प्रजाति के पुष्प के परागकण जा रहे हैं, तो ये सब होता है। इसलिए इसमें सफलता के कम अवसर होते हैं, लेकिन ये भी अधिक होता है। क्या कहा इसमें, इसमें अत्यधिक संख्या में परागकणों की आवश्यकता होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर कीट नहीं करा रहे हैं, हवा द्वारा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा परागकण बनाने पड़ेंगे ताकि परागण की क्रिया हो पाए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, जैविक अभिकर्मक द्वारा होने वाला परागण से कम सामान्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है हमारा, जैविक अभिकर्मक। उसके बाद कौन सा होता है, अजैविक अभिकर्मक। तो वही यहाँ पे दिया गया है, यह उससे कम सामान्य है। किससे, जैविक अभिकर्मक से। अब देखो अगला पॉइंट, अगला क्या है, जैविक अभिकर्मक। जैविक अभिकर्मक देखते हैं। जैविक अभिकर्मक यानी कि प्राणी, जैसे मैंने ऊपर बताया था, जंतु द्वारा परागण होता है, उसे जैविक अभिकर्मक द्वारा परागण कहते हैं। यानी कि प्राणी हो गया, जंतु हो गया, जितने भी लिविंग जीव हैं उनके द्वारा जब होता है तो उसे क्या कहते हैं, जैविक अभिकर्मक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी को देखते हैं, जैविक अभिकर्मक को हम क्या कह सकते हैं, प्राणी परागण। तो अब इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट, जैसे इसमें क्या क्या नीड होनी चाहिए और किस किस कारण ये सरल होता है। तो इसमें क्या है, पहला, रंगीन, सुगंधित, बड़े तथा मकरंद से भरपूर पुष्प होने चाहिए। ये क्वालिटी किस में होनी चाहिए, ये सब क्वालिटी किस में होनी चाहिए, पुष्प में होनी चाहिए। पुष्प को रंगीन दिखना होगा, सुगंधित होना चाहिए और बड़े होने चाहिए, और मकरंद से भरपूर यानी कि परागकणों से भरपूर होने चाहिए। अब अगला देखो, अगला क्या है, यदि पुष्प छोटे हैं। अब जैसे यहाँ पे बड़े की बात हुई थी, अगर पुष्प छोटा है तो उसे पुष्प क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। अगर पुष्प छोटे छोटे हैं, मान लिया ये छोटा पुष्प है, ये छोटा पुष्प है, ये छोटा पुष्प है, तो ऐसा नहीं है ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब दूर दूर हैं, एक यहाँ। अगर पुष्प छोटे हैं तो उन्हें क्या होना होगा, पास पास होना होगा, जैसे गुच्छों में होना होगा पुष्पों को। ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, प्राणी परागण में कीट परागण सर्वाधिक सामान्य है। अब ये भी याद रखो, प्राणी परागण में सबसे ज़्यादा सामान्य क्या है, कीट। अब कीट में भी देखो, कीट परागण में भी मक्खियों द्वारा सर्वाधिक परागण सामान्य है। पहला तो हो गया कीट परागण। कीट परागण मतलब प्राणी परागण में लिविंग में जितने भी जीव कराते हैं परागण, उनमें सबसे सामान्य क्या है, कीट। कीट यानी कि उड़ने वाले जो छोटे छोटे भृंग होते हैं। अब उनमें भी सबसे सामान्य क्या हो गया, मक्खियाँ यानी कि मधुमक्खियाँ।
अब अगला देखो, अगला है कीट परागण। ये तो हो गया, ये हो गया। अब इसको देखो, भृंग एवं शलभ परागित पुष्प मलिन गंध वाले होते हैं। यानी कि जो भृंग होते हैं और शलभ होते हैं, ये जो कीट होते हैं, ये जिन पुष्पों का परागण कराते हैं वो मलिन गंध वाले होते हैं, यानी कि वो दुर्गंध वाले होते हैं। अब एक क्वालिटी और होनी चाहिए परागण में, वो क्या? चिपचिपे परागण उपस्थित होने चाहिए। अगर परागण चिपचिपे नहीं है तो वो परागकारियों में चिपकेंगे नहीं। तो इसलिए जो जैविक अभिकर्मक द्वारा परागण होता है, उन पुष्पों की खास बात क्या होती है? उसके जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। कोई बड़ा भारी टॉपिक नहीं था, सब कुछ आसान था, सरल भाषा में बताया गया है। अब अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक क्या है? अजैविक अभिकर्मक। अब अजैविक अभिकर्मक में मैंने बताया था 2 पॉइंट, एक क्या था? वायु परागण होगा, और एक क्या होगा आपका? जल परागण होगा। एक क्या होगा आपका? जल परागण होगा, और एक वायु परागण। तो पहले हम जल परागण देखते हैं। जल परागण मतलब वायु परागण में देखते हैं। पहला टॉपिक है वायु के द्वारा परागण, यानी कि वायु परागण कहलाएगा। अब इसमें पहला पॉइंट देखो, ये अजैविक परागण में वायु परागण सबसे सर्वाधिक सामान्य है। यानी कि जल और वायु में सबसे सामान्य क्या माना जाता है? वायु परागण, और ये सबसे अधिक होता है। अब इसमें अगला पॉइंट देखो, खुले हुए परागकोश होते हैं। यानी कि परागकोश कैसा होगा? खुले हुए पुच्छ वर्तिकाग्र होंगे। यानी कि जैसे आपने भुट्टा देखा होगा मकाई का, उसमें फुचरे होते हैं, आगे आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है? पुच्छदार होते हैं। वो किस काम आते हैं? वो परागकण को पकड़ने के काम आते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। क्या कहा है? पुच्छ वर्तिकाग्र होना चाहिए। अगला है परागकण चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। अब चिपचिपाहट से रहित होने चाहिए, तभी तो वो आसानी से उड़ पाएंगे। और क्या है? एक पुष्पक्रम बहुत सारे पुष्प होने चाहिए। यानी कि पुष्प इसमें भी ढेर सारे होने चाहिए, पुष्पक्रम में व्यवस्थित होने चाहिए। अब देखो अगला है सामान्यतः वायु परागित पुष्पों के अंडाशय में एक बीजांड होता है। अब इसमें कितने बीजांड उपस्थित होते हैं? हमेशा नहीं, लगभग सामान्यतः एक बीजांड उपस्थित होगा। वायु परागित घास में, मतलब वायु परागण सबसे ज़्यादा किसमें देखा जाता है? घासों में देखा जाता है। जैसे मक्का के फुंदने में, जैसे अभी ऊपर ये वाला जो टॉपिक था वो इसी में का था। वर्तिकाग्र व वर्तिका रहती है। इसमें आपने देखा होगा जब मकाई बंद होती है तो ऊपर ऐसे 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 फुंदरे होते हैं। जब परागण की क्रिया होती है तो वो इसी के द्वारा होती है। और इसमें एक टॉपिक और याद रख लीजिएगा, जो वायु परागित पुष्प होते हैं उनके जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के। कैसे होते हैं? हल्के। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा इसी में। अब हम देखते हैं अपना जल परागण। जल परागण ये किसके अंतर्गत आता है? ये भी अजैविक अभिकर्मक के अंतर्गत आता है। अब इसमें देखो, इसमें पहला पॉइंट क्या है? ये लगभग 30 वंशों तक सीमित है, वह भी सामान्यतः एक बीजपत्री में। पहले तो ये कितने वंशों तक सीमित है? 30 वंशों तक। अब 30 वंशों में ढेर सारी जातियाँ आती होंगी, ढेर सारे पुष्प होंगे, लेकिन ये 30 वंशों तक सीमित है। और इसमें एक मुख्य बात क्या है? ये एक बीजपत्री में होता है सामान्यतः। फिर अगला पॉइंट क्या है? जल परागण अधिक सामान्य नहीं है। किसकी तुलना में अधिक सामान्य नहीं है? वायु परागण की तुलना में अधिक सामान्य नहीं है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लो। उदाहरण में क्या आ गया? हाइड्रिला आ गया, वेलिस्नेरिया आ गया, समुद्री घास आ गई जिसमें जोस्टेरा आ गया। और यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, आपके एनसीईआरटी में भी चित्र हैं, तो वहीं से चित्र लाया गया है। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक इसी में का है, मतलब आगे बढ़ते हैं। समस्त जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता। मैंने ऊपर ही बताया है, समस्त जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता। जलीय पादप जैसे जलकुंभी, वाटर लिली हो गया, जल कुमुदनी हो गया, में कीट परागण या वायु परागण होता है। अब याद रखना, सारे के सारे जल में होने वाले पौधों में जल परागण नहीं होता। यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। ये उदाहरण आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो इसे याद रखिएगा। अगला क्या है? इनमें परागण वजन में हल्के होते हैं। किसमें? जल परागण में हल्के होते हैं और श्लेष्मा आच्छादित से घिरे होते हैं,
ताकि परागकण भीगे नहीं, यानी कि भीगने से बचाने के लिए इसमें क्या होती है, श्लेष्मा होती है। श्लेष्मा परत यानी कि झिल्ली टाइप में होता है और इसके परागकण क्या होते हैं, हल्के। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जल परागण के थोड़ा प्रकार देख लो। कुछ में होता है, अब यहाँ पे ये खास नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है अगर आप नीट या आगे चल के किसी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं जिसमें बायो का पोर्शन है, तो ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जल परागण में देखो, एक होता है ऊपरी जल परागण, एक होता है भीतरी जल परागण। ऊपरी का मतलब होता है सतह पे होगा और भीतरी की यानी कि जल के अंदर होगा। इतना तो समझ में आ ही जाता है शब्दों से। तो इसमें के उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या है, वेलिसिनेरिया। अब इसमें क्या लिखा है, जल की सतह पर परागण होता है। कहाँ पे होता है, जल की सतह पे परागण होता है। और आप देख भी सकते हैं पुष्प इसके बाहर है, यहाँ पे जल की सतह से हो रहा है। अब इससे इधर आ जाते हैं भीतरी जल परागण में। इसमें क्या है, समुद्री घास। समुद्री घास जल के नीचे होती हैं तो उनमें तो स्वाभाविक है कि वो जल के भीतर ही परागण करेंगी। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, जल के भीतर परागण। जैसे ये पूरा का पूरा पेड़ समुद्र के अंदर है और यहाँ पे परागण दिखाया गया है। तो आई होप इतना लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी शानदार लेक्चर था, आज पढ़ाने भी मज़ा आया और आपको पढ़ने में भी आया होगा मज़ा। काफ़ी सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन हैं, आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या है, जैविक अभिकर्मक के बारे में सही कथन कौन सा है। यानी कि आपको जैविक अभिकर्मक के बारे में सही कथन बताना है। पहला क्या है, परागण की सफलता कम होती है। दूसरा क्या है, अधिक संख्या में परागकणों की आवश्यकता होती है। तीसरा क्या है, परागण की सफलता अधिक होती है। और चौथा क्या है, डी नंबर, यह दुर्लभ होता है। दुर्लभ तो होता नहीं। और इसमें परागण की सफलता कम होती है, ये भी गलत है। और इसमें अधिक संख्या में परागकणों की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परागकण की सफलता अधिक होती है। जैविक अभिकर्मक में अधिक होती है, अजैविक अभिकर्मक में जैविक की तुलना में कम होती है। चलो अब अगला देखो। अगला क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जैविक अभिकर्मक में परागकणों के लिए क्या आवश्यक है। आपको बताना है क्या आवश्यक है, किसमें, अजैविक अभिकर्मक में। कम परागण, अधिक परागण, रंगीन पुष्प या सुगंधित पुष्प। तो सुगंधित पुष्प, रंगीन पुष्प की आवश्यकता किसमें होती थी, जिनमें हमको परागकारियों को आकर्षित करना होता था, जैविक में। तो ये लास्ट के दो तो होंगे नहीं। फिर क्या था, अधिक कम संख्या में परागण, ये अजैविक में लगता था। तो इसमें सही आंसर क्या है, अधिक संख्या में परागण। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा हुआ है तो आप मेरे करने से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर बेस ही क्वेश्चन रहते हैं मेरे सारे के सारे। अब अगला आ जाओ। अगला नंबर क्वेश्चन आपको करना है। 2 क्वेश्चन, आज 10 क्वेश्चन है, 10 में से मैं 6 या 7 कराऊंगा, जिनमें से आपको करना है। ये पहला क्वेश्चन छोड़ाया है जिसे आपको करना है। तो चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कीट परागण में कौन सबसे सामान्य है। वहाँ पे एक पॉइंट आया था, कीट परागण में सबसे सामान्य क्या माना जाता है, क्या पक्षी, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ या मछलियाँ। तो कीट परागण में सबसे सामान्य क्या है आपका, मधुमक्खियाँ। सबसे पहले क्या आता है कीट परागण में, आप पक्षी ले सकते हैं, उसके बाद मक्खियाँ ले सकते हैं, उसके बाद मधुमक्खियाँ। तो सबसे अधिक किसके द्वारा, कीटों द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा, ये याद रखिएगा। अब अगला चलते हैं। अगला क्या है हमारा, वायु परागण के बारे में है अगला क्वेश्चन। वायु परागण की विशेषता क्या है, आपको बताना है वायु परागण की विशेषता क्या है। क्या उनमें चिपचिपे परागकण पाए जाते हैं, भारी परागकण पाए जाते हैं, हल्के व गैर चिपचिपे परागकण पाए जाते हैं या सुगंधित पुष्प पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था उस वायु परागण के जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं और गैर चिपचिपे होते हैं, क्योंकि ये किसी के द्वारा तो जाएंगे नहीं, हवा के द्वारा जाएंगे। चिपचिपे परागकण की आवश्यकता हमें किस में होती थी, जैविक अभिकर्मक में, जिसमें कीट आता था, वो पराग कोश में मतलब रस चूसता था और साथ ही उसके पैरों में चिपक जाते थे परागकण, तो उसमें के चिपचिपे होते थे। लेकिन वायु परागण के जो परागकण होते हैं वो गैर चिपचिपे व हल्के होते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब छठवां नंबर क्वेश्चन देखो,
6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पुच्छवर्तिकाग्र किस प्रकार के परागकण में पाया जाता है। आपको बताना है जो पुच्छवर्तिकाग्र है ये किस प्रकार के परागकण में पाया जाता था। मैंने इस पे खास पॉइंट करके बताया था और इसका उदाहरण भी दिया था, आपको याद हो तो आप बता सकते हैं पहले ही। जल परागण, कीट परागण या वायु परागण या स्वपरागण में। तो ये किस में देखने को मिला था हमको, वायु परागण में। और किस, एक उदाहरण इसका दिया जाए तो किस में, मकाई में। मकाई में आपने फुंदरे देखे होंगे जो बाहर लटकते रहते हैं रेसे सफ़ेद सफ़ेद, उसी के द्वारा क्या होता है, उसमें परागण होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब चलो अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ, या 7वां क्वेश्चन मैं कराता हूँ, 8वां आप लोग करिएगा, फिर 10वां आप लोग करिएगा, क्योंकि इसमें के ऑप्शन नीचे हैं आपको दिक्कत होगी। तो क्या लिखा हुआ है, जल परागण के बारे में सही कथन कौन सा है। किसके बारे में हमको सही कथन बताना है, जल परागण के बारे में। तो चलो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, सभी जलीय पौधों में होता है। ये गलत है, क्यों, क्योंकि सभी जलीय पौधों में नहीं होता। बहुत सामान्य है, ये भी गलत है। केवल कुछ पौधों में तक सीमित है, या केवल स्थानीय पौधों तक सीमित है। स्थानीय सीमित नहीं है, स्थानीय पौधों तक सीमित नहीं है। इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर है वो आपका सही है, केवल कुछ पौधों तक ही सीमित है। कितने, 30 कुल तक, कितने 30 कुल तक सीमित है। अब 30 कुल में ढेर सारी प्रजातियां आती होंगी, लेकिन ये कितने तक सीमित है, सिर्फ 30 कुलों तक सीमित है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब 9वां नंबर भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं ही कराता हूँ इसको, 10वां क्वेश्चन आप करिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, एपिहाइड्रोफिली में परागण कहाँ होता है। आपको बताना है एपिहाइड्रोफिली में परागण कहाँ होता है, यानी कि क्या वो जल के भीतर होता है, जल की सतह पे होता है, हवा में होता है या मिट्टी में होता है। तो आप अगर ऊपर जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा वो किस में होता है, जल की सतह पर होता है। चाहो तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, आप लास्ट वाली स्लाइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा है। वैसिलिया का उदाहरण है एपिहाइड्रोफिली, यानी कि ऊपरी जल परागण। अब अगला देखो, अगला क्या है हमारा, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। आज मैंने कितने क्वेश्चन छोड़ाए हैं, 3 क्वेश्चन, जिनका उत्तर मुझे कमेंट में चाहिए। आप लोग, मेरी आशा है कि आप लोग ज़रूर उत्तर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बता दें कि बायोलॉजी आपको यहीं पढ़ाई जा रही है कम समय में, अच्छा लेक्चर। और अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक से आप जाके ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।